नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 12वीं वीडियो है। अगर आप पेडागोजी के साथ साथ अन्य सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी के अलावा सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है। यानी कि बच्चों को सिखाने के संदर्भ में कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि हेल्प नहीं करेगा, प्रभावशाली नहीं है। यानी प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया है, यानी उत्तर भी हमारा निगेटिव वाला ही होगा। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि संप्रत्यय नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता करना। संप्रत्यय नक्शा किसे कहते हैं? कॉन्सेप्ट मैपिंग की बात की जा रही है। यानी कि मान लीजिए कि एक बच्चे ने कोई कॉन्सेप्ट सीखा तो आगे आने वाले उसी परिस्थिति में अगर उस कॉन्सेप्ट का बच्चा उपयोग कर पा रहा है तो इसे हम लोग कॉन्सेप्ट मैपिंग कहते हैं। यानी कि देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि बच्चे ने एक प्रमेय पढ़ा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज ने एक प्रमेय पढ़ लिया, एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब मान लीजिए बच्चे को भविष्य में इस प्रकार से प्रश्न आया जिसमें ये कोण 30 अंश का मान लीजिए है, ये कोण मान लीजिए 60 अंश का है, मान लीजिए 80 अंश का है, तो बच्चे से पूछा जाए कि ये कोण कितने अंश का होगा। तो अगर बच्चा उस प्रमेय का यूज कर पा रहा है कि त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 180 अंश में से इन दोनों कोणों को जोड़ करके इस कोण का मान निकाल ले रहा है अगर बच्चा, यानी कि वो कॉन्सेप्ट मैपिंग कर पा रहा है। यानी कि एक परिस्थिति में जो बच्चे ने संप्रत्यय सीख लिया है उसका दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए यूज करना कॉन्सेप्ट मैपिंग कहलाता है। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों को अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करता है। तो ये तो पॉजिटिव हो गया। और प्रश्न हमसे नेगेटिव पूछा गया था तो ये तो उत्तर होगा नहीं। दूसरा देखिए, बच्चों को स्मृति सहायक विधियों और खंडीकरण के उपयोग की सीख। देखिए, आपको लग रहा होगा, मैं जानबूझ करके स्मृति पर यहां पर गोला किया हूं कि आपको लग रहा होगा कि ये निगेटिव वर्ड है, लेकिन नहीं, ये निगेटिव वर्ड नहीं है। यहां पर देखिए, इसको आपको साथ लेकर के पढ़ना। स्मृति सहायक कहा गया। स्मृति सहायक, स्मृति सहायक का मतलब अंग्रेजी में निमोनिक्स होता है। निमोनिक्स का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए कि जो कुछ भी हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं वो एक पिक्टोरियल फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में समझने के सेंस में कहा जाता है निमोनिक्स। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ को हम लोग संकेतों के माध्यम से इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्मृति का मतलब रटना नहीं है, बल्कि जो चीज़ बच्चे ने कॉन्सेप्ट को सीख लिया है इमेजेस के माध्यम से, उसके स्कीमा में सेव हो चुका है और वो चीज़ों को फिर से रिकॉल कर पा रहा है बच्चा जब उस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ रही है, उस कंडीशन में कहा गया। ठीक है, और खंडीकरण तो बिल्कुल पॉजिटिव है। खंडीकरण का मतलब क्या हो गया कि एक बड़ा कॉन्सेप्ट मान लीजिए तो उसको छोटे छोटे चंक्स में, छोटे छोटे सब कॉन्सेप्ट में बांट करके बच्चे को बताया जा रहा है, तो बच्चे को वो अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगा। क्यों? क्योंकि एक बड़ा कॉन्सेप्ट बच्चा नहीं सीख पा रहा है, लेकिन जब उसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसको सीखने में आसानी में होगी। यानी ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। चौथा देखिए, बच्चों को अपने सहयोगियों के साथ बैठकर सीखने के लिए प्रेरित करना। यह भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है। लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया था कि बच्चे सामाजिक रूप से अंतःक्रिया इंटरेक्शन करके ही सीखते हैं। यानी ग्रुप, वहां पर उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया था ग्रुप को, समूह को। यहां पर देखिए समूह की बात की जा रही है। बच्चे समूह में बैठ करके, सहयोगियों के साथ बैठ करके सीखने के लिए प्रेरित करना, तो यह भी पॉजिटिव हो गया। हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात की जाए या फिर एनसीएफ 2005 की बात की जाए, दोनों ये मानता है कि बच्चे सक्रिय भागीदारी करके अपने ज्ञान की रचना कर रहे होते हैं। क्योंकि दोनों एनसीएफ या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों संरचनावाद का समर्थन करते हैं, जिसके अंतर्गत बच्चा आज केंद्र में, बाल केंद्र शिक्षा की हम लोग बात करते हैं और बच्चा सक्रिय होकर के अपने ज्ञान की रचना कर रहा होता है। यहां पर निष्क्रिय बताया गया है, इस वजह से यह विकल्प निगेटिव, और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में ही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है? प्रक्रियात्मक ज्ञान यानी कि प्रोसीजरल नॉलेज की बात की जा रही है, जिसमें स्टेप दर स्टेप आएंगे। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है, अमेरिका की राजधानी क्या है? तो इसका तो कोई स्टेप नहीं होगा ना, जैसे कि आप चरण दर चरण थोड़ी सॉल्व करेंगे। इसका एक फिक्स आंसर है और इसमें कोई भी स्टेप्स नहीं आएगा, इस वजह से यह प्रक्रियात्मक ज्ञान नहीं है, ज्ञान से संबंधित प्रश्न नहीं है। दूसरा देखिए, मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है? तो इसमें भी स्टेप नहीं आएंगे, ये भी बिल्कुल डिफाइंड है कि हाँ यही इसका उत्तर होगा।
ठीक है, तो ये भी इस प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित नहीं है। चौथा देखिए, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है, तो ये भी बिल्कुल फिक्स है कि प्रकाश संश्लेषण के, हाँ शब्दों को आप इधर उधर हेरफेर कर सकते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की जो परिभाषा होती है, जो पूरा थीम होता है वो बिल्कुल कॉमन होता है। तो ये भी एक तरीके से स्टेप से संबंधित नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें विकल्प नंबर 3 की, देखिए क्या कहा जा रहा है, 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है। तो इसमें स्टेप्स आएंगे, जैसे बच्चे को जब बताया जाता है कि 3 अंकों वाली संख्या, मान लीजिए 3, 2, 5 और 2, 9, 1, तो बच्चे को जोड़ने के लिए बताया जाता है कि देखिए ये संख्या है तो ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है। इसी प्रकार से दूसरी संख्या में ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है। तो सबसे पहले इकाई के अंक के नीचे इकाई वाला, दहाई के अंक के नीचे दहाई वाला और सैकड़े के अंक के नीचे सैकड़े वाले अंक को लिखते हैं। उसके बाद से इकाई वाले को इकाई में जोड़ते हैं, तो 5 1 6, फिर दहाई वाले को दहाई में जोड़ते हैं, तो 2 9 11 हो गया। लेकिन यहां पर देख लीजिए, इकाई वाला तो हम लोग लिख चुके हैं। अब अगर मैं डायरेक्टली यहां पर 11 लिख देता हूं, तो यहां पर इकाई ये हो गया, दहाई ये हो गया और सैकड़ा हो गया, जबकि हमको दहाई वाले के नीचे दहाई वाला ही अंक लिखना था। तो इकाई तो हमारा हो चुका है, तो दहाई की जगह पे केवल 1 आना चाहिए था, तो 1 हम लोग यहां लिख देंगे, और ये जो सैकड़ा वाला है ये सैकड़े वाले में जाकर के जुड़ जाता है। तो अब यहां पर देखिए 1 यहां पर हो जाएगा, यानी 1 धन 3 4 2 6 616। इस प्रकार से ये स्टेप दर स्टेप बच्चे को समझाना पड़ता है। ये प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है ये सवाल। इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख, ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित की बात की जा रही है, तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है, क्योंकि आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, तो ये भी विकल्प गलत हो गया। पहला देखिए, वेधन और अभ्यास पर आधारित, यानी बार बार एक ही चीज मशीन की तरह व्यवहार करने की बात की जा रही है। आपने बचपन में वो कहानी पढ़ा होगा कि कुएं से पानी निकालते निकालते रस्सी घिसते घिसते पत्थर में भी चिन्ह लग गया था, वहां पर भी दाग लग करके गड्ढा बन गया था। तो बच्चे का दिमाग गड्ढा थोड़ी करना है एक ही चीज को बार बार रिपीट करके। बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण करता है अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से। ये ड्रिलिंग हमेशा निगेटिव सेंस में होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी। अन्वेषण यानी सक्रिय होकर के अपने ज्ञान की रचना करने के लिए खोज करके, आविष्कार करके, अन्वेषण करके, खोज उन्मुखी, ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है। सार्थक अधिगम यानी अर्थपूर्ण अधिगम की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को केवल शिक्षक द्वारा जानकारी मिलनी चाहिए। देखिए, जहां पर भी केवल, एकमात्र, एक ही, संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, ये जितने भी वर्ड आते हैं वो हमेशा निगेटिव होते हैं। चूंकि प्रश्न हमसे पॉजिटिव सेंस में पूछा गया, इसलिए पॉजिटिव वाला ही हमारा उत्तर होगा। केवल आने की वजह से ये विकल्प निगेटिव हो गया। इस वजह से अब इस विकल्प पर आपको विचार ही नहीं करना है। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे ये निगेटिव हुआ। कहा जा रहा है कि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को केवल शिक्षक द्वारा जानकारी मिलनी चाहिए। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि एनसीएफ ये कहता है कि बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ करके बताना है, और समुदाय के लोग भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चे, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार, बच्चे से ज्यादा जो भी थोड़ा बहुत भी जानता है, जैसे कि उन्होंने एक टर्म दिया था MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। चाहे कोई भी एक ऐसा बंदा जो उस विद्यार्थी से थोड़ा भी ज्यादा जानता है, तो वह उसके संज्ञानात्मक विकास में अहम रोल अदा कर सकता है। अब वो विद्यालय का भी, स्कूल का मतलब शिक्षक भी हो सकता है, और बाहरी समुदाय का कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि बच्चा केवल स्कूल में ही सीखेगा, बच्चा बाहर भी सीख रहा होता है अनौपचारिक तरीके से, ठीक है। क्योंकि बच्चा जब प्राइमरी में आने से पहले ही वह विभिन्न प्रकार के अनुभव लेकर के आता है, जैसे कुत्ते बिल्लियों को देख करके वो आता है, और इसीलिए परिवेश से जोड़ करके पढ़ाने की बात की जाती है, ताकि बच्चे के अनुभव को आधार बनाते हुए नए ज्ञान से जोड़ा जाए। तो केवल शिक्षक ही उसकी शिक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि समुदाय के लोग भी रिस्पॉन्सिबल है, उसका परिवेश भी रिस्पॉन्सिबल है, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, चाहे सामाजिक सांस्कृतिक, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। तो केवल शिक्षक निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। वैसे भी आपको विचार करना ही नहीं था, केवल जहां भी दिख गया आपको वो निगेटिव ही मान करके चलना है। तीसरा देखिए, अधिगम को केवल पेपर पेंसिल मानकीकृत परीक्षाओं पर ही मापा जा सकता है। केवल फिर से आ गया, फिर से आपको विचार करना ही नहीं है, आप तुरंत इसको निगेटिव मान करके काट दीजिए। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्या कहा जा रहा है कि अधिगम केवल पेपर पेंसिल आधारित मानकीकृत परीक्षा द्वारा ही मापा जा सकता है। देखिए, आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें श्रवण बाधित भी है, दृष्टि बाधित भी है, और मुख बधिर भी है। तो जो बच्चा देख नहीं सकता, जो दृष्टि बाधित है, वो कैसे पॉसिबल होगा कि पेपर पेंसिल पर परीक्षा दे पाएगा? और मानकीकृत कहने का मतलब कि बिल्कुल स्टैंडर्ड बना दिया गया, नहीं, आपको देना ही होगा पेपर पेंसिल। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि जो दृष्टि बाधित है वो पेपर पेंसिल पर परीक्षा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इस वजह से ये मानकीकृत नहीं होना चाहिए, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार उसका आकलन होना चाहिए।
जब बच्चा नहीं देख सकता है तो आप उसके लिए कुछ ऐसी विधि लगाइए ताकि बच्चे का मूल्यांकन भी हो जाए और उसमें बच्चा कंफर्टेबल भी हो। जैसे बच्चा नहीं देख पा रहा है तो उसका मौखिक परीक्षा ले लीजिए, क्या जरूरत है प्राइमरी स्तर में उसको पेपर पेंसिल पर दिखाने के लिए, या फिर ब्रेल लिपि के माध्यम से उसका परीक्षा ले लीजिए। इस टाइप की परीक्षाएं हो सकती हैं जिसमें बच्चे, देखिए बच्चे का आकलन करना है, उसकी अधिक एक तरीके से अक्षमता का आकलन नहीं करना है। जब वो देख ही नहीं सकता तो वो तो उसकी अक्षमता हो गई ना, तो अब उसकी अक्षमता का आकलन थोड़ी करना है, बच्चे के संज्ञान का आकलन करना है कि बच्चा कितना सीखा है। तो इस वजह से मानकीकृत परीक्षा हमेशा निगेटिव होता है। और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं, केवल दिख गया, आपको सोचना ही नहीं था। उसके बाद से पहला देखिए, अधिगम पाठ्यपुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करने तक सीमित है। देखिए यहां पर दो निगेटिव वर्ड हैं, जहां पर भी आपको सीमित दिख जाए और रटना, याद करना, ये सभी वर्ड्स हमेशा निगेटिव होते, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। देखिए यहां पर एक वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, आपको यह लग रहा होगा कि ये केवल विद्यालय के बाहर की बात की जा रही है, नहीं, विद्यालय के अंदर की तो होगी ही होगी, साथ ही साथ विद्यालय के बाहर की जानकारी को सम्मिलित करता है। सम्मिलित करने का मतलब कि विद्यालय के अंदर वाला भी इंक्लूड है और विद्यालय के बाहर वाला भी इंक्लूड है, यानी कि बच्चा औपचारिक तरीके से विद्यालय में सीखेगा और अनौपचारिक तरीके से विद्यालय के बाहर समुदाय के लोगों से, साथ ही साथ अपने परिवेश से सीख रहा होता है। और यहां पर देखिए सक्रिय प्रक्रिया कहा गया, यानी बच्चे खुद एक्टिव होकर के अपने ज्ञान की रचना कर रहे होंगे। दूसरा विकल्प सबसे ज्यादा पॉजिटिव है और चूंकि प्रश्न हमसे पॉजिटिव सेंस में पूछा गया था, विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स सेट है। रिस्पॉन्स सेट क्या होता है, जैसे कि हम लोग बंधे हुए हैं, हमारे पास मान लीजिए दो ही तरीके से हम किसी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक मैथमेटिकल क्वेश्चन हो गया और हमारे पास दो ही विधि है उसको सॉल्व करने का, तो अब हम उससे परे जाकर के तीसरा विधि तो अपना नहीं पाएंगे। क्यों नहीं अपना पाएंगे? क्योंकि हमारे पास वो विधि हमें पता ही नहीं है। तो यानी कि हम बंध चुके हैं कि देखिए हमारे पास ये रिस्पॉन्स सेट है, ये दो ही तरीके से हम उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एज ए टीचर जब मैं इस समस्या को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूं, तो दो ही तरीके से तो रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। और अगर तीसरे तरीके की बात की जाएगी तो मैं अटक जाऊंगा क्योंकि मुझे तीसरा तरीका आता ही नहीं है। यानी कि यह पूछा जा रहा है कि समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या का एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है, तो यह रिस्पॉन्स सेट कहलाता है। रिस्पॉन्स सेट यानी कि हमारे पास बंधा हुआ है कि हमारे पास दो ही विधि है, अब इन्हीं दोनों विधि में से कोई एक विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे। अगर हमसे तीसरे विधि की बात की जाएगी तो जाहिर सी बात है हम फंसेंगे ही फंसेंगे, क्योंकि हमें तीसरी विधि आती ही नहीं थी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रिस्पॉन्स सेट, जिसे हिंदी में अनुक्रिया समुच्चय कहते हैं। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई समस्या हमने देखा और उसके समस्या को देखने के बाद से उसके प्रति रिस्पॉन्स करें। जैसे कि क्रिया प्रतिक्रिया आपने नियम पढ़ा होगा, तो पहले एक्शन होता है, उसके अगेंस्ट में जो हम रिएक्शन कर रहे हैं, अब उसके अगेंस्ट में जो हम रिएक्शन कर रहे हैं हमारे पास दो ही रिएक्शन है, तो जाहिर सी बात है इसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास रिस्पॉन्स है ही नहीं। तो रिस्पॉन्स सेट इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य में लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है? ध्यान से समझिएगा, किसकी बात की जा रही है? समूहों में काम करने की बात की जा रही है। समूह जहां पर भी आपको दिख जाए तुरंत आपको लेव वाइगोत्स्की को सोचना है। क्यों लेव वाइगोत्स्की को? क्योंकि उन्होंने ही एक सिद्धांत दिया था, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो जब बच्चा ग्रुप में काम करेगा तो जाहिर सी बात है इंटरेक्शन करेगा ग्रुप में, और जहां पर भी इंटरेक्शन आ गया वो लेव वाइगोत्स्की के तरीके से आपको सोचना होगा। ठीक है, तो देखिए लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? उन्होंने वो किससे जुड़े हुए थे? वो संरचनावाद से जुड़े हुए थे। यानी संरचनावाद ये मानता है कि बच्चे ज्ञान के प्राप्तकर्ता नहीं होते हैं बल्कि ज्ञान के निर्माणकर्ता होते हैं। वो सक्रिय भागीदारी करके, देखिए खुद करने की बात की जा रही है ना, यानी सक्रिय भागीदारी करके खुद करके अपने ज्ञान की रचना कर रहे हैं। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? ये कौन सा उपागम है? ये संरचनावादी उपागम है। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चल करके पहुंचा जाता है कहलाती है। देखिए थोड़ा सा मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आपको हंसी भी आएगी। जैसे हाई स्कूल इंटर में जब हम लोग रहते थे, खास करके हाई स्कूल में, तो विभिन्न प्रकार के प्रमेय हम लोग पढ़ते थे। यूपी बोर्ड वाले बच्चे जो हिंदी मीडियम से थे और जो इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड से थे, वो थियरम उसी को कहते हैं, प्रमेय को। तो वो लोग क्या करते थे, जब हमें मान लीजिए कोई प्रमेय आता था हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षा में कि इसे सिद्ध करिए, और हमें मान लीजिए कि वो प्रमेय नहीं आता था, तो हम लोग क्या करते थे, लास्ट से बिल्कुल उल्टे तरीके से चलते थे लास्ट से। यानी कि लास्ट में लिखना होता था इति सिद्धम या फिर हेंस प्रूव्ड। तो पहले हम लोग हेंस प्रूव्ड लिख देते थे,
उसके बाद क्या करते थे, इसके ऊपर वाला स्टेप चलते थे कि इसके ऊपर क्या हो सकता है, इसके ऊपर क्या हो सकता है, मतलब एडजस्ट करके हम लोग उसके बाद उल्टा चल रहे होते थे, ताकि कम से कम जो एग्जामिनर है उसको लगे कि हाँ बच्चे ने प्रूव कर दिया, क्योंकि जल्दबाजी में हो सकता है नंबर भी दे दे। तो ये प्रक्रिया हम लोग कर रहे होते थे नंबर पाने के लिए, ठीक है। वही प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, देखिए लक्ष्य से प्रारंभ करके, हेंस प्रूव्ड, हमारा लक्ष्य क्या था, इस सिद्धांत को प्रूव करना, और हमने इस सिद्धांत को प्रूव करने से शुरू किया है, यानी लक्ष्य से शुरू किया है, लक्ष्य से शुरू करके आरंभ की ओर चल रहे हैं। तो ये पीछे चल करके हल तक पहुंचा जाता है। ये क्या कहलाती है, ये समस्या समाधान की कौन सी विधि कहलाती है, तो ये पश्चगामी कार्यकारी युक्ति कहलाती है। पश्चगामी क्यों, क्योंकि हम लोग पीछे से चल रहे हैं, पश्चगामी कार्यकारी युक्ति। इस ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब बच्चे गलतियां करते हैं तो, जब बच्चे गलती करते हैं तो क्या करना चाहिए, वो हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है, उन्हें कक्षा में महत्व नहीं देना चाहिए। तो ये तो विकल्प बिल्कुल निगेटिव हो गया। क्यों निगेटिव है, देखिए जब बच्चा गलती कर रहा है, जाहिर सी बात है बच्चा प्रयास करेगा तो गलती करेगा ही करेगा, और कई मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत से ये सिद्ध भी किया है कि गलतियां भी अधिगम का पार्ट हैं, और बच्चे गलतियों के भी माध्यम से सीख रहे होते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पिछली बार असफल हो गए, मान लीजिए पिछली बार ही सीटेट में आप सम्मिलित हुए थे और असफल हो गए, तो कम से कम आपको ये तो ज्ञान हो गया कि पिछली बार आपने ये गलती की थी, अब भविष्य में इस बार मैं ये गलतियों को नहीं दोहराऊंगा परीक्षा में, क्योंकि आपने प्रयास किया था उस परीक्षा को पास करने के लिए। भले ही आप असफल हो गए, भले ही आप असफल हो गए, लेकिन आपने प्रयास किया था। तो प्रयास के माध्यम से हमारे व्यवहार में परिवर्तन यह हुआ कि भविष्य में अब मैं ये इस गलती को नहीं दोहराऊंगा। यानी कि अधिगम की परिभाषा क्या कहती है, अधिगम की परिभाषा ये कहती है कि बच्चों के प्रयास के माध्यम से उनके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम बोलते हैं। यानी भले ही हम असफल क्यों ना हो गए, भले ही हमारा सीटेट क्वालिफाई क्यों ना हुआ, लेकिन हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि भविष्य में ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा, इस विधि का उपयोग नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी वजह से मैं असफल हो गया था। यानी हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो गया। यानी गलतियों के माध्यम से भी बच्चे सीख रहे होते हैं, इसलिए गलतियों को महत्व देना चाहिए, और यह विकल्प कह रहा है नहीं देना चाहिए, निगेटिव हो गया, ठीक है। चलिए, और उनको इग्नोर करने की बात की जा रही थी, किसको, बच्चों को इग्नोर करने की बात की जा रही थी, तो यह विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए जब तक कि वे गलती को करना छोड़ ना दें। देखिए यह भी तो हो सकता है ना कि एज ए टीचर जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, हो सकता है बच्चे को समझ में ही ना आया हो और इस वजह से वो बार बार गलती कर रहा हो। तो जब बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो कितनी बार भी आप उसको 1000 बार भी वो प्रश्न दे दीजिए, वो गलती बार बार करेगा। क्यों, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो वहां पर एज ए टीचर आपकी गलती थी कि आप बच्चे को सही तरीके से नहीं समझा पाए हैं, और उसको आप पनिशमेंट दे रहे हैं कि बार बार आप इस प्रश्न को सॉल्व करिए जब तक कि आप ये गलती करना ना छोड़ दें। तो क्या वो कभी सही कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जानता ही नहीं है। कॉन्सेप्ट ना जानने की वजह से तो गलती कर रहा था, और बिना कॉन्सेप्ट को पढ़ाए बार बार वही रिपीट कराएंगे तो बार बार वही गलती वो बच्चा करेगा। तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, उन्हें कक्षा के एक अलग खंड में बैठाना चाहिए। देखिए समावेशी कक्षा का पूरी तरीके से इस विकल्प ने विरोध किया है। कैसे, समावेशी कक्षा कहता है किसी भी बच्चे की उसकी योग्यता के आधार पर आप उसको वर्गीकृत नहीं कर सकते। योग्यता के आधार पर पॉजिटिव सेंस में भी वर्गीकृत होता है, जैसे कि बहुत टॉपर एक साइड में, बहुत कमजोर एक साइड में, मिडिल वाले एक साइड में। और निगेटिविटी के आधार पर भी वर्गीकरण होता है कि जो बहुत बदमाशी करता है, जो बहुत एक तरीके से गलतियां करता है, उसको अलग बांटने की बात की जा रही है। किसी भी आधार पर सभी योग्यता ही है, चाहे बच्चा बहुत योग्य क्यों ना हो और बहुत कमजोर क्यों ना हो, यानी ये सभी योग्यता के आधार पर आप बच्चे का बंटवारा नहीं कर सकते, खंड नहीं कर सकते। समावेशी कक्षा इसका पूरी तरीके से विरोध करता है, इसलिए यह भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। यानी एज ए टीचर आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप उस पर डिस्कशन करें कि आखिर बच्चे गलती कर क्यों रहे हैं, क्या उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। ये आपको तभी क्लियर हो पाएगा जब आप बच्चे से बातचीत करेंगे, क्योंकि बच्चे से बातचीत करेंगे तो उसके दौरान आपको समझ में आएगा कि बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस क्या है उस प्रश्न को लेकर के, उस कॉन्सेप्ट को लेकर के। और उसके बाद से अगर एज ए टीचर आपको यह लगता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो फिर आप उस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ाएंगे और उसके बाद बच्चे का फिर से मूल्यांकन करना होगा कि अब बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। ये आपको फीडबैक देगा कि अब आपने सही तरीके से पढ़ाया है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है, इंटरनली मोटिवेटेड कैसे रख सकता है बच्चों को एक शिक्षक, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया दुश्चिंता और भय पैदा करके। देखिए भय हुआ, दुश्चिंता हुआ, ये बच्चों के इमोशंस हैं, यानी कि संवेग हैं। संवेग बच्चों के अधिगम को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। अब मान लीजिए बच्चा डरा हुआ है, तो क्या वो अपना पूरा फोकस अधिगम पर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका डर, उसका जो पूरा ध्यान है उस डर पर है, उस टेंशन पर है, तो वो अधिगम पर ध्यान देगा ही नहीं।
तो इस हिसाब से वो इंटरनली मोटिवेटेड तो छोड़िए, एक्सटर्नली भी मोटिवेटेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ध्यान ही नहीं दे पा रहा है। तो ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, प्रतिस्पर्धा परीक्षण द्वारा। प्रतिस्पर्धा हमेशा निगेटिव होता है। अगर हेल्दी कंपटीशन की बात की जाए वो थोड़ा पॉजिटिव मान सकते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा अगर केवल लिखा गया तो वो हमेशा निगेटिव होता है। क्यों? देखिए, आज कक्षा में हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें अलग अलग योग्यता वाले बालक हैं। कोई अधिगम विकार से जूझ रहा है, कोई शारीरिक अक्षमता से जूझ रहा है, कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई बहुत प्रतिभाशाली है, कोई बहुत कमजोर है, कोई सामान्य है। तो कैसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि सबका एक लेवल पर कंपटीशन कराया जाए? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, लेकिन एक दूसरे का नहीं, बल्कि एक बच्चे का खुद से प्रतिस्पर्धा होना चाहिए कि कल उसने कहां तक उसका मेंटल स्टेज था और आपके पढ़ाने के बाद से उसका मेंटल स्टेज अब कहां पर है। यानी खुद से कंपटीशन होना चाहिए कि कल की तुलना में उसका कितना प्रोग्रेस हुआ। लेकिन किसी दूसरे से प्रतिस्पर्धा की अगर बात की जाएगी तो वो हमेशा निगेटिव होगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, वास्तविक इनाम जैसे टॉफी देकर के। ये भी विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। आपको लग रहा होगा कि इनाम पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन नहीं। इनाम जो होता है वो एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम करता है, और एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। एक प्रैक्टिकल उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लीजिए आपके घर में छोटे बच्चे होंगे जिनमें अभी नैतिकता नहीं है। मान लीजिए 3 से 4 साल जिनके अंदर नैतिकता नहीं होती है, उनसे आप बोलेंगे कि बेटा एक गिलास पानी ला दो, वो नहीं लाएगा, वो सीधे मना कर देगा। लेकिन आप जैसे बोलेंगे बेटा एक गिलास पानी ला दो, मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा, वो दौड़ के भाग करके जाएगा और एक गिलास पानी ला करके आपको देगा। आपको क्या लगता है, वो आपके कहने से पानी का गिलास लेकर आया? नहीं, वो चॉकलेट की लालच में लाया था। चॉकलेट की लालच यहां पर क्या है? एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम कर रहा है। लेकिन एक ना एक सैचुरेशन पॉइंट तो आएगा ना कभी तो उसका मन उस चॉकलेट से भर जाएगा। उसके बाद आपके 50 लाख कहने पर भी वो आपको पानी ला करके नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो पानी ला रहा था चॉकलेट की लालच में, और चॉकलेट से उसका मन भर चुका है। यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन से उसका मन भर चुका था, तब वो पानी भी नहीं ला करके देगा। यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ठीक है, इस वजह से निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनको सहयोग देकर के। व्यक्तिगत नैपुण्य कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए, प्रत्येक बच्चे का लक्ष्य अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए बहुत प्रतिभाशाली बालक है, तो उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य ये होगा कि उसके मानसिक स्थिति के अनुसार उसको और चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया जाए, ताकि वो और ज़्यादा अपने आप को निखार पाए। और मान लीजिए कोई अधिगम विकार से जूझ रहा है, कोई डिसलेक्सिया से जूझ रहा है, तो उसके लिए व्यक्तिगत लक्ष्य क्या होगा कि वो कम से कम उस चैप्टर को पढ़ ले, वही बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि पठन वैफल्य डिसलेक्सिया ये कहती है कि बच्चे पढ़ने में ही अक्षमता उसको महसूस हो रही है, तो क्या उसको और चुनौती वाला काम देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा अभी उस लेवल पर ही नहीं है कि उसको पढ़ पाए ठीक ढंग से। तो बच्चे का लक्ष्य अलग अलग है, और इसी को निर्धारित करने में उसका सहायक जब आप करेंगे, सहायता जब करेंगे, तो बच्चे को लगेगा कि हाँ टीचर मेरी हेल्प कर रहा है, और इससे उसमें इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होगा। और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था, आंतरिक प्रेरणा प्रेरित करने के लिए कौन सा प्रोत्साहित कर सकता है? तो विकल्प नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो इसे हम लोग अधिसंज्ञान कहते हैं, यानी जिसे मेटाकॉग्निशन बोला जाता है। ठीक है, बाकी सब में विकल्पों को आप देख लीजिए। अवधान की बात की जा रही है, यानी ध्यान देने की बात की जा रही है, ध्यान आकर्षित करने की बात की जा रही है, ध्यान लगाने की बात की जा रही है। अवधान मतलब सीधे तौर पर ध्यान समझ लीजिए। तो क्या ध्यान में जांचने की बात आती है? क्या ध्यान में एक तरीके से अपने अधिगम परिवर्तन की क्षमता आती है? ये सभी चीज़ें नहीं आएंगी। प्रत्यास्मरण यानी रिकॉल करने की बात है, तो ये तो निगेटिव हो गया। रटना, ये भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, मेटाकॉग्निशन यानी अधिसंज्ञान, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। दोस्तों, सीटेट पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी के साथ सीटेट दिसंबर 2021 कि अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।